कौन है? अब देखिए, हम लोग कल कुछ प्रैक्टिस के लिए अपने लिए प्रॉब्लम रखे थे। उनमें क्या क्या था कि थोड़ा देख लें कैसे कैसे न्यूक्लियोसाइड्स बन सकते हैं। तो आरएनए के लिए 4 तरह के न्यूक्लियोसाइड और डीएनए तक के लिए फिर 4 तरह के न्यूक्लियोसाइड बने थे। और न्यूक्लियोसाइड मतलब क्या होगा? एक नाइट्रोजनस बेस और एक पेंटोस शुगर आपस में जुड़ेगा। पर उसमें रेस्ट्रिक्शन था कि यूरासिल जो है वो केवल आरएनए में मिलता है, इसलिए वो राइबोस के साथ जुड़ेगा। और थायमिन वो डीएनए में मिलता है, इसलिए वो डीऑक्सीराइबोस के साथ ही जुड़ेगा। ये 2 कांस्टेंट थे। बाकी एडेनिन ये राइबोस डीऑक्सीराइबोस दोनों के साथ जुड़ सकते हैं। गुआनिन राइबोस और डीऑक्सीराइबोस दोनों के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये हो गया प्यूरिन वाला। पिरिमिडिन वाले में एक था साइटोसिन जो कि डीऑक्सीराइबोस और राइबोस दोनों से जुड़ सकता था। ये था। तो हम लोग को अब देखना है ये न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेंगे, यानी एस से लेके टी तक का सफ़र। न्यूक्लियोसाइड्स टू न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है? ये कैसे बनेंगे? तो अगर प्लस फॉस्फेट हो जाता है तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड, और इससे माइनस फॉस्फेट हो जाता है तो बन जाता है न्यूक्लियोसाइड। यानी ये इंटर कन्वर्टेबल है। न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट जोड़ दीजिए, न्यूक्लियोटाइड मिल गए। न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फेट हटा दीजिए, न्यूक्लियोसाइड बन गए। प्रोवाइडेड एक भी फॉस्फेट इसमें नहीं होना चाहिए, और इसमें मैक्सिमम 3 फॉस्फेट जा सकते हैं, ठीक है? तो हम अगर मिनिमम 1 फॉस्फेट जोड़ दें तो ये न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, ठीक है? और उसी फॉस्फेट को अगर निकाल दें न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से हम देखते हैं क्या न्यूक्लियोटाइड्स कैसे हो सकते हैं। 3 तरह के हो जाएंगे, मोनो, डाई और ट्राई। किसके लिए? फॉस्फेट के साथ, फॉस्फेट के साथ, फॉस्फेट के साथ। तो अगर इसे पूरा लिखना चाहेंगे तो हम लोग इस न्यूक्लियोटाइड को लिखेंगे न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, और ये हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट, और ये हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो आपको 3 तरह के न्यूक्लियोटाइड मिल सकते हैं, मोनोफॉस्फेट वाले, डाइफॉस्फेट वाले, ट्राइफॉस्फेट वाले। एग्जाम्पल के लिए एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसे शॉर्ट में AMP बुलाते हैं। एग्जाम्पल हो गया। इसका एग्जाम्पल जो बहुत प्रचलित है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और इसे हम लोग बहुत वर्षों से ADP बुलाते हैं। और एडिनोसिन
ट्राईफॉस्फेट, और इसे बहुत कॉमनली हम लोग एटीपी बुलाते हैं। तो अब आप लोग को कुछ फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, एटीपी न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट है जो कि न्यूक्लियोटाइड है, और यही एनर्जी करेंसी की तरह काम करता है, और रेस्पिरेशन के दौरान यही तो बनता है। याद है जो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े थे प्लांट सेल के लिए, प्लांट का फिजियोलॉजी जब पढ़ रहे थे, तो उसमें एक था रेस्पिरेशन, एक था फोटोसिंथेसिस, एक था ग्रोथ, 3 था। तो उसी में जो एटीपी बन रहा था वो एक्चुअली में क्या है, न्यूक्लियोटाइड हैं। और एटीपी को पूरी तरीके से हम लोग क्या कहते हैं, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। फिर उससे जब एटीपी टूटता है तो क्या बनता था, पीआई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडीपी। तो ये हो गया एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, है ना। और एक फॉस्फेट वाला एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और अगर ये फॉस्फेट भी निकल जाए तो बनेगा एडिनोसिन, और ये हो गया न्यूक्लियोसाइड। अगर एक भी फॉस्फेट नहीं रहेगा न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा, और एक भी अगर आ गया तो न्यूक्लियोटाइड की दौर में शामिल। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसके बारे में, है ना, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर एडिनिन के लिए कर रहे हैं, गुआनिन के लिए भी ऐसी बात कर सकते हैं, थायमिन के लिए भी कर सकते हैं, साइटोसिन के लिए भी कर सकते हैं, और यूरासिल के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ तक पूरा कीजिए। ओके, तो अब देखिए, अब हम लोग देखना चाहेंगे दिखता कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग सिंपलेस्ट वन को लेकर चलें, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, देखिए तो ये है 5 प्राइम, 4 प्राइम, 3 प्राइम, 2 प्राइम, 1 प्राइम, है ना। 2 प्राइम पे देखिए तो OH दिख रहा है क्या, नहीं ना। तो ये कौन शुगर है, डीऑक्सीराइबोज है, राइट। अब देखिए ये 9, ये 8, ये 7, ये 6, है ना, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1। ये पिरिमिडिन है, ये तो देख के समझ में आ रहा होगा, 2 रिंग है इसमें, और इस 2 रिंग में 6 पोजीशन पे अमीनो हम लोग प्यूरिन, इसको क्या कहते हैं, एडेनिन को क्या लिखे थे, 6 अमीनो प्यूरिन। तो ये प्यूरिन आके डीऑक्सीराइबोज से जुड़ा, तो ये डी एडिनोसिन कहलाएगा। डीऑक्सीराइबोज के लिए डी, कल सिखा के गए थे ना। अगर राइबोज रहेगा तो यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, ये इंडिकेशन है कि यहाँ राइबोज शुगर है, और अगर यहाँ डीऑक्सीराइबोज शुगर है तो हम डी लिख देंगे, नहीं तो पूरा लिखना पड़ेगा डीऑक्सीराइबो ऐसे करके, है ना। तो उसके जगह पे हम लोग शॉर्ट में डी लिख देते हैं, ये इंडिकेट करता है कि हमारा शुगर डीऑक्सीराइबोज वाला है। तो डी एडिनोसिन। अब है क्या, इसमें फॉस्फेट बाबू को आके जुड़ना है, ठीक है। तो देखिए फॉस्फेट का ये OH, CH2OH जुगलबंदी होगा, और ये OH मिलके एक मॉलिक्यूल वाटर बन के निकल जाएगा। बाकी आप होशियार हैं, क्या होने वाला है देख लीजिए। बहुत छोटे में समझा रहे हैं, आप लोग को तो पता चल ही जा रहेगा होने क्या वाला है। CH2 ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, OH, डबल बॉन्ड O, OH,
है ना। यहाँ पे OH, यहाँ N, यहाँ NH2, यहाँ N, यहाँ N, यहाँ डबल बॉन्ड और ऐसे डबल बॉन्ड। ना नंबर लिखते चलिए 5 प्राइम, 4 प्राइम, 3 प्राइम, 2 प्राइम, 1 प्राइम। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है ना। कितना अच्छे से बना। क्या कहलाएगा ये? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कहलाएगा। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कहलाएगा। यहाँ से यहाँ तक एडिनोसिन था ना, फॉस्फेट आके जुड़ा तो एडिनोसिन एक फॉस्फेट जुड़ा है, मोनोफॉस्फेट हो गया। ये है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक। अब देखिए आगे अगर हमें फॉस्फेट जोड़ना होगा, जैसे हमारे पास यहाँ ADP है, जैसे हमारा ATP है, ऐसा अगर करना होगा इसी फॉस्फेट पे दूसरा, और अगर तीसरा जोड़ना है तो दूसरे वाले में तीसरा जोड़ेगा। बात समझ में आई? इसी फॉस्फेट पे दूसरा जुड़ेगा। जैसे ये OH, इन दोनों में से किसी एक को हम लोग, है ना, कंडेंसेशन के लिए यूज़ करेंगे दूसरे फॉस्फेट के साथ, तो 2 फॉस्फेट का चेन हो जाएगा। अब दूसरे वाले का भी ऐसे OH फ्री रहेगा, उसके साथ तीसरा फॉस्फेट कंडेंस करके ट्राईफॉस्फेट बना लेगा। इस तरीके से ये बनते। तो ये बना हमारा पहला न्यूक्लियोटाइड। पूरा कीजिए। वाटर निकल जाएगा इसमें से, एक मॉलिक्यूल वाटर। हो गया यहाँ तक? तो हम लोग को समझना है अब द चेन फॉर्मेशन बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स। देखिए अगर ऐसे लिख दिया गया शुगर को पहचान रहे हैं कौन वाला है? इस शुगर को पहचान रहे हैं? ये राइबोज है, क्योंकि दूसरे पोजीशन पे भी अब तो बिना लिखे हुए समझ सकते हैं। ये 5 प्राइम, 4 प्राइम, 3 प्राइम, 2 प्राइम और 1 प्राइम। तो 2 प्राइम पे जब OH है तब ये राइबोज है 1 प्राइम। और ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो वही एडेनिन हम लोग लेकर आए हैं। और है क्या? CH2OH अब हम लोग नहीं रखेंगे, हम लोग इसको न्यूक्लियोटाइड के रूप में पेश कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड O, फॉस्फोरस O, फॉस्फोरस कितना आ गया? 1 2 3, बस करो, ट्राईफॉस्फेट हो गया ये, ट्राईफॉस्फेट हो गया ये। ठीक है। ये क्या हो गया? ATP। देख रहे हैं ना, एक फॉस्फेट, इससे दूसरा फॉस्फेट जुड़ा, इससे तीसरा फॉस्फेट जुड़ा, ये है ATP। पहले यहाँ तक पूरा कीजिए। और हाँ, एक चीज़, इसके लिए नीचे जगह छोड़िएगा, क्योंकि रिएक्शन करने के लिए ऐसा ही भारी भरकम एक और मॉलिक्यूल आएगा, फिर एक और भारी भरकम मॉलिक्यूल आएगा, इसलिए जगह लेकर चलिएगा। ये सिंगल यूनिट है, ये डराएगा नहीं, पर याद रखने की बात है। इसको हम लोग शॉर्ट करेंगे।
पर पहले बॉन्ड कैसे बनता है वो तो देख लेना चाहिए, ताकि इसका आइडिया हमारे पास रहे। तो इसके पास मान लेते हैं यहाँ अब आया जुड़ने के लिए गुआनिन। तो बता दीजिए गुआनिन पे कौन कहाँ कैसे रहेगा। गुआनिन का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखे थे, 2 अमीनो, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 2 अमीनो है ना और 6 ऑक्सो है ना। तब डबल बॉन्ड जब बताने जाएंगे तो क्या करना होगा, यहाँ NH देना पड़ेगा, राइट। और यहाँ 2 और 3 के बीच में हम लोग डबल बॉन्ड बैठा पाएंगे, है कि नहीं। देख लीजिए यहाँ है, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा, ऑल्टरनेट चलता है और बाकी सेटल है। इधर बैठा दीजिए OH, इधर बैठा दीजिए OH, इधर बैठाइए CH2, ऑक्सीजन फास्फोरस, ऑक्सीजन फास्फोरस, ऑक्सीजन फास्फोरस, 3 तो आ गया, ठीक। डबल बॉन्ड OH, OH, डबल बॉन्ड OH, OH, डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब होता क्या है, हम लोग इसके मैकेनिज्म पे नहीं जा रहे हैं। ये वाला और ये इससे और इसके बीच में एक्सचेंज ऑफ एटम्स होंगे और इसमें से हाइड्रोजन निकल के अगर इधर चला आए तो इस ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड कर सकता है। हम लोग ऐसे समझना चाह रहे हैं, ये हाइड्रोजन अगर इस ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र हो जाए, इमेजिन कीजिए ये हाइड्रोजन अगर इस ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक। तो देखिए, तो इसको यहाँ से यहाँ तक हम लोग लिखते हैं OH, ठीक है, OH, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O, यहाँ OH, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O, यहाँ OH। अब बात करना होगा इस ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन, इसके साथ कौन आकर जुड़ा, ये वाला हाइड्रोजन, देख रहे हैं। ये मॉलिक्यूल कट के अलग हो गया, ये कहलाएगा पाइरोफॉस्फेट। ये मॉलिक्यूल कट के अलग हो गया, ये हो गया पाइरोफॉस्फेट। अब बचा क्या यहाँ सोची तो, बचा इस ऑक्सीजन का इस फॉस्फोरस का ये वैलेंसी और इस ऑक्सीजन का खुला वैलेंसी। समझ पा रहे हैं ना। तो ये ऑक्सीजन और ये फॉस्फोरस आपस में जुड़ेगा। देखिए रिजल्ट क्या होगा। वन 2 3 4 5 एंड 6, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड, इधर CH2, ऑक्सीजन फॉस्फोरस, ऑक्सीजन फॉस्फोरस, ऑक्सीजन फॉस्फोरस, OH, यहाँ OH, यहाँ डबल बॉन्ड O, जैसे पहले था वैसे हम लोग बैठा दिए, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ OH अनडिस्टर्ब, ठीक है, जैसा था वैसे यहाँ आ गया, ठीक है ना। अब ये है 5 प्राइम
ये है 4 प्राइम, ये है 3 प्राइम, 2 प्राइम, 1 प्राइम। बहुत गौर से देखिएगा, जरा भी मतलब अपना ध्यान नहीं हटाइएगा। अगर ध्यान हट गया ना तो आप कैच नहीं कर पाएगा क्या हुआ। तब एकदम कंसंट्रेट करके भी लिखने की कोशिश नहीं कीजिए, खाली देखिए सर कहीं गलत तो नहीं कर रहे, मिलाते चलिएगा, ऐसा है वहाँ वैसा है कि नहीं, राइट। अब देखिए तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को यहाँ पे बैठाइए और ये किसके साथ जुड़ना चाहेगा अब, फॉस्फोरस के साथ, क्योंकि इसका हाइड्रोजन चला गया और इस फॉस्फोरस का ऑक्सीजन जा चुका है ना। तो ये वाला फॉस्फोरस यहाँ आ गया, तो इस फॉस्फोरस के साथ इधर डबल बॉन्ड O है ये वाला, और ये तो इधर आ गया, इधर एक OH दिखेगा, OH दिखेगा, सहमत है। अब इस फॉस्फोरस का देखिए तो ये 4 ऑक्सीजन से घिरा था ना, तो 1 2 3 से तो घिरा हुआ है, चौथा वाला कहाँ गया, चौथा यहाँ CH2O के फॉर्म में है, ये है ना। अब ये लिंकअप हो जाएगा, यहाँ पे एडेनिन था ना, हम क्या बैठा दिए, गुआनिन, सॉरी, इसीलिए बोले थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमसे कहीं गलती हो तो बताइए। यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ NH2 है, या नाइट्रोजन, या नाइट्रोजन है ना, ये 4, ये 5, ये 6, ये 1, ये 2, ये 3। अब ठीक है, अब ये यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ है डबल बॉन्ड O, यहाँ है NH2, राइट। ये हो गया 1 प्राइम, सॉरी 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 2 और 3 के बीच में बॉन्ड, राइट। ये NH बना हुआ है और इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड। देखिए तो जैसा था वैसा बैठा दिए, नंबरिंग करना था, ये फिर 5 प्राइम, 4 प्राइम, 3 प्राइम, 2 प्राइम, 1 प्राइम, यहाँ 6 हो गया, 7, 8 और 9, इसका भी नंबरिंग पूरा है। अच्छा 6 है, 7, 8 और 9, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड बना, ये ऑक्सीजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड बना, इसे हम लोग नाम देते हैं फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, इसे नाम दिया जाता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो अब बोलिएगा एस्टर तो बन समझ नहीं आ रहा है, डाई एस्टर, दो एस्टर कैसे हो गया, है ना। तो आप जरा यहाँ देखिए, ये फॉस्फेट यानी फॉस्फोरिक एसिड यहाँ से जो जुड़ा था, ये पहले ही एस्टर बॉन्ड बना के आया था, राइट। तो ये वाला भी फॉस्फेट जो इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये अपने आप में एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है। तो एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड वाला एक और एस्टर बॉन्ड बनाने गया, तो ये कुल मिलाकर हो गया फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। मेरे कहने का मतलब है न्यूक्लियोसाइड, यहाँ देखिए हम लोग जो है न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड बनाए ना, न्यूक्लियोसाइड में ये जो फॉस्फेट आकर जुड़ा, तो ये जो मतलब ये तो एसिड है ना, और ये अल्कोहल, एसिड और अल्कोहल के बीच में जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, एस्टर बनता है। तो ये फॉस्फेट एस्टर बना के इसके साथ जुड़ा था भाई, बस समझ पा रहे हैं आप लोग। पहले क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड तक तो समझा हुआ है ना, न्यूक्लियोसाइड तक तो कोई दिक्कत नहीं है। न्यूक्लियोटाइड आज हम लोग देखे, न्यूक्लियोटाइड में क्या किए, फॉस्फेट को जोड़े हैं, फॉस्फोरिक एसिड को जोड़े हैं, किससे,
शुगर के साथ, है ना। तो शुगर के साथ जुड़ने के दौरान इसने जो 1 मॉलिक्यूल वाटर निकाला, कंडेंसेशन यहाँ पे हुआ, ये अपने आप में एक एस्टर बॉन्ड है। यानी न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट से जुड़ेगा एस्टर बॉन्ड के साथ। ये ऑलरेडी एस्टर बॉन्ड बनाकर यहाँ बैठा हुआ है। यानी यहाँ पर जो आप देख रहे हैं फॉस्फोरस, ऑक्सीजन और कार्बन, ये एक एस्टर बॉन्ड है। अब एक नया एस्टर बॉन्ड बनाने चला, इसीलिए उसको हम लोग फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पे ये फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड है। तो ऑलरेडी एक एस्टर बॉन्ड है, एक दूसरा एस्टर बॉन्ड बनाने गया, डाई एस्टर होगा कि नहीं होगा, इसीलिए हम लोग इसे फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि जब भी न्यूक्लियोटाइड्स आपस में चेन बनाते हैं तो जिस बॉन्ड के जरिए जुड़ेंगे उसका नाम होगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। जैसे वहाँ पेप्टाइड लिंकेज बोलते थे, पेप्टाइड बॉन्ड की जगह ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की जगह ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते थे, तो आप यहाँ फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं। ठीक है, बॉन्ड बोलिए या लिंकेज बोलिए, बात एक ही। आई बात समझ में? तो आप पूरा कर सकते हैं। ध्यान से बनाइएगा, ऊपर नीचे नहीं। ओके, तो हम लोग यहाँ समझे कि ये कैसे एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जो अब ये न्यूक्लियोटाइड का चेन बना, ये डाई न्यूक्लियोटाइड हो गया। अभी भी ये माइक्रोमॉलिक्यूल के रेंज में है। इस तरीके से अप टू 10 अगर जुड़ेंगे, मैक्सिमम 10 तो नहीं और कम ही, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट है और मॉलिक्यूलर वेट 800 से नीचे अप टू 800 को हम लोग माइक्रोमॉलिक्यूल कहते हैं। तो 4-5 न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन इज़ एनफ टू स्टे इन द माइक्रोमॉलिक्यूल रेंज। उससे ज़्यादा होगा वो चला जाएगा मैक्रोमॉलिक्यूल। ठीक है, तो वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के रेंज में चला जाता है। इस तरीके से ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के मदद से न्यूक्लियोटाइड का चेन बन रहा है। अब जो आपको समझना है वो देखिए, आने वाला अगला न्यूक्लियोटाइड आके इधर जुड़ेगा कि इधर जुड़ेगा? नीचे जुड़ेगा डेफिनेटली। तो हमेशा ये पहला वाला रहेगा, ये दूसरा, तीसरा, ऐसे आगे बढ़ेगा। अब एक बात बताइए, मान लेते हैं ये 50 न्यूक्लियोटाइड का चेन है, तो क्या अब इस 50 न्यूक्लियोटाइड के चेन में पहले न्यूक्लियोटाइड को और 50वें न्यूक्लियोटाइड को पहचान पाएंगे? हाँ, पहचान पाएंगे। बताइए कैसे? अब यहाँ देखिए, जो पहला न्यूक्लियोटाइड होगा ना, उसका 5 प्राइम पे फॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट होगा। ये फर्स्ट है ना, तो पहले न्यूक्लियोटाइड पे 5 प्राइम पर फॉस्फेट लगे होंगे और जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड होगा उसके 3 प्राइम पे OH फ्री होगा। फ्री है ना? ये जुड़ा है फॉस्फेट से? नहीं ना जुड़ा, ये फ्री है। लेकिन इसका देखिए तो पहले वाले का 3 प्राइम का फॉस्फेट एंगेज है, सॉरी 3 प्राइम का OH एंगेज है ना फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड में। लेकिन ये अगर यहीं लास्ट कर गया तो इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप फ्री रहेगा। तो याद रखिएगा, अगर हम लोग को न्यूक्लियोटाइड का चेन मिलता है, नो मैटर RNA का मिले, नो मैटर DNA का मिले, जो पहला न्यूक्लियोटाइड होगा उसका 5 प्राइम फॉस्फेट होगा फ्री और जो लास्ट होगा उसका 3 प्राइम OH होगा फ्री। अब एक और बात समझिए, क्या आने वाला न्यूक्लियोटाइड जो यूनिट है, सिंगल यूनिट, कहाँ पर आके जुड़ेगा? 5 प्राइम यूनिट पे कि 3 प्राइम यूनिट पे? 3 प्राइम यूनिट पे जुड़ेगा। सही बात है। यानी चेन का ग्रोथ किस डायरेक्शन में हो रहा है? 3 प्राइम डायरेक्शन में। किधर से किधर? 5 to 3 दिखेगा। इसलिए DNA का फॉर्मेशन, DNA का ग्रोथ, RNA का फॉर्मेशन, RNA का ग्रोथ 5 प्राइम दिशा से 3 प्राइम दिशा की ओर होता है। बुक में आपको लिखा हुआ मिलेगा
ये बात समझाने के लिए आपको इतना बताना पड़ा, ठीक है, याद रहेगा। अब लिखिए, एक दो सेंटेंस यहां लिखेंगे कि एनीवे लिखिए कि in the chain formation of nucleotides, phosphodiester bond, in the chain formation of nucleotides, phosphodiester bond stabilize them. Phosphodiester bond stabilize them. Point number 2. Them, 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 यानी उन्हें जोड़ते हैं, स्टेबलाइज करते हैं, उन्हें जोड़ते हैं. पॉइंट नंबर 2 में लिखिएगा the incoming nucleotide always join at the free 3' OH. 3 लिखकर उस पर एक ऐसे डैश दीजिएगा, 3' हो गया. Always join at free 3' OH. Full stop. In this way, the direction of growth of nucleotide chain is always 5' to 3' डायरेक्शन. ऐसे लिखिएगा 5' to 3' डायरेक्शन. इसको ऐसे पढ़ते हैं 5' to 3' डायरेक्शन. 5 to 3 इसको ऐसे पढ़ेंगे 5' to 3' डायरेक्शन. पॉइंट नंबर 3. therefore in a nucleotide chain the first nucleotide will have free 5' phosphate. Therefore, in a nucleotide chain, the first nucleotide will have free 5' phosphate, whereas the last nucleotide will have free 3' OH. Full stop. अब आइए हम लोग चलेंगे मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स.
कहाँ आइसोलेट होंगे ये हम लोग देख चुके हैं, एसिड इनसॉल्युबल पूल में, फाउंड इन द एसिड। और कौन सा एसिड लिए थे? TCA, याद है ना? TCA मतलब ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। एसिड insoluble pool। serial number 2, they are formed from the मोनोमर्स ऑफ देम। वो अपने मोनोमर के जुड़ने के वजह से बनते हैं। सीरियल नंबर 3, देयर मोनोमर्स आर यूजुअली absorbed during digestion of food। इनके मोनोमर ज़्यादातर क्या किए जाते हैं? डाइजेशन के दौरान एब्जॉर्ब कर लेते है ना। जैसे हम लोग खाना खाए, कार्बोहाइड्रेट खाए, तो लास्टली जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में विलाई के थ्रू कार्बोहाइड्रेट का मटेरियल एब्जॉर्ब होगा, वो होगा ग्लूकोज। अगर हम प्रोटीन खाएं, प्रोटीन डाइजेशन के बाद हमारे विलाई से जो एब्जॉर्ब होके ब्लड में आएगा वो होगा अमीनो एसिड। इतना बड़ा प्रोटीन खा लिए कोई फ़र्क नहीं, आएगा ब्लड में तो अमीनो एसिड, वो प्रोटीन नहीं घुसता। ठीक है, ये कहने का मतलब है। इसीलिए इंसुलिन का इंजेक्शन जिनको देते हैं, इंसुलिन इज़ ए प्रोटीन, बहुत तरह के हार्मोन्स होते हैं। आप तो पढ़े ही हैं, लास्ट वाला चैप्टर याद है ना 11th का, उसमें प्रोटीनस हार्मोन्स हैं और नॉन प्रोटीनस हार्मोन्स भी हैं। तो ये सोच लीजिए, अगर हम उन्हें प्रोटीनस हार्मोन खिला दें, यानी इंसुलिन खिला दें, जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, काहे के लिए तुमको भूखे हम सुई, तो जानते हैं डाइजेस्ट होकर अमीनो एसिड हमारे ब्लड में आएगा, इंसुलिन नहीं जाएगा, इंसुलिन एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो हम उसे पचा जाएंगे। ये जब हमारे स्किन में आएगा, वहाँ से धीरे धीरे करके ब्लड में आएगा, तब वो इंसुलिन के रूप में रहेगा, क्योंकि वहाँ उसका डाइजेशन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में डाल दिए, टूट जाएगा। एनीवे, सो यही कहा जा रहा है, इनके जो मोनोमर्स हैं यूजुअली इन्हें हम लोग क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं भोजन के पाचन के दौरान, ड्यूरिंग फूड डाइजेशन। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें हम बनाते हैं, ठीक है। और अमीनो एसिड पढ़ते समय आप देखें है ना, जैसे जब हम लोग फिनाइल कीटोन्यूरिया पढ़ रहे थे तो उसमें बताया ना, फिनाइलएलानिन से टायरोसिन बनता है हमारे बॉडी में। तो आपको बोले थे कि देखिए अमीनो एसिड का जो 12th वाला बुक में केमिस्ट्री का है, उसमें जिस पर स्टार मार्क दिया हुआ है, यानी कि वो कौन है? एसेंशियल अमीनो एसिड्स। टायरोसिन पे मार्क दिया है क्या? नहीं दिया होगा। इसलिए नहीं दिया होगा क्योंकि हम फिनाइलएलानिन से टायरोसिन बना लेते हैं। इससे देखिए टायरोसिन में मार्क नहीं होगा। तो इसका मतलब है जो मतलब कुछ, अच्छा एक और बात है, टायरोसिन एक अमीनो एसिड है, सिंगल यूनिट, राइट, और ये पॉलीमर होने पर पॉलीमराइजेशन में शामिल होता है। तो देखें ना, हम हमेशा जो सिंगल यूनिट है, मोनोमर्स हैं, उनको एब्जॉर्ब ही नहीं करते, हम बना भी सकते हैं। प्लांट के बारे में सोचिए, ऑटोट्रॉफ होते हैं, ग्लूकोज बना लेते हैं ना, और उसी ग्लूकोज को वो चैनलाइज करके दूसरे मॉलिक्यूल्स भी बनाते हैं। तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं
कि ये जो मोनोमर्स है ये हमेशा एब्जॉर्ब हो, ये हमारा बॉडी सिंथेसिस भी कर सकता है। इसीलिए कहा गया यूजुअली, ज़्यादातर। बट मेनी monomers are synthesized in the cells. Serial number 4. Those molecules which are produced in body and immediately used like the monomers are called primary metabolites। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे मॉलिक्यूल जो हमारे बॉडी में आ जाया करते हैं या बना लिए जाते हैं, लेकिन आते के साथ इमीडिएट वो यूज़ हो जाते हैं, स्टे नहीं करते, उस रूप में नहीं रहते, जमा नहीं होते, उन्हें हम प्राइमरी मेटाबोलाइट कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम अमीनो एसिड कंज्यूम करते हैं या अमीनो एसिड हमारे ब्लड में आता है, बॉडी में सेल्स में जाता है, तो अमीनो एसिड के रूप में नहीं रहता है, वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, प्रोटीन में बदल जाएगा, वो प्रोटीन के रूप में रहेगा, यानी पॉलीमराइज हो जाएगा या टूट जाएगा, एनर्जी दे देगा। दोनों ऑप्शन है उसके पास। तो कहने का मतलब है, हमने जिस मॉलिक्यूल को बनाया या एब्जॉर्ब किया, अगर वो उसी अवस्था में उसी स्टेट में सेल्स में या बॉडी में, हमारे बॉडी में या दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में स्टोर हो जाए, तब वो प्राइमरी मेटाबोलाइट नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर वो यूज़ हो जाए, प्राइमरी मेटाबोलाइट कहलाएगा। समझ गए? यानी ऐसे मॉलिक्यूल जो एब्जॉर्ब किए जाते हैं, बनाए जाते हैं और बॉडी में आने के बाद, सेल में आने के बाद इमीडिएट यूज़ हो जाते हैं, वह है प्राइमरी मेटाबोलाइट। तो आप दूसरे तरीके से ये भी तो कह सकते हैं कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर नेवर स्टोर्ड। क्या सही बात है ना? कोई भी ग्लूकोज स्टोर कर सकता है? ग्लूकोज को भर के रख सकता है सेल में? नहीं। ग्लूकोज को हमारा बॉडी, एनिमल बॉडी जमा करता है एज ग्लाइकोजन, प्लांट का बॉडी जमा करता है एज स्टार्च, फंगस का बॉडी जमा करता है एज डेक्स्ट्रॉन, जिसे फंगल क्या कहते हैं, स्टार्च भी कहते हैं। तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट हो जाएंगे, जिस फॉर्म में ये मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब नहीं हुए लेकिन जमा दिख रहे हैं, वो कहलाएंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ठीक है? तो प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बीच में अंतर समझ में आ गया? सीरियल नंबर है हमारा 4। तो सीरियल नंबर 5 की ओर चलें। Those biomolecules which are formed from the primary metabolites used or stored in the body for future use
और स्ट्रक्चर फॉर्मेशन आर कॉल्ड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। बहुत ज़रूरी बात है। और यहाँ से हम लोग एक और बात इंट्रोड्यूस करते हैं, सीरियल नंबर 6। फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, इस पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव ऑल मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इसीलिए जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल हैं उन्हें हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट की श्रेणी में रखते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। सीरियल नंबर 7। इन द प्लांट्स there are various secondary metabolites that are extracted and used by us. बहुत सारे ऐसे प्लांट के प्रोडक्ट्स हैं जो उनके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं और हम उन्हें यूज़ करते हैं। बुक में एक लिस्ट दिया हुआ है, देखिएगा, जो 11th वाली एनसीईआरटी बुक है उसमें देखिएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक दो यहाँ लिख दे रहे हैं, आप उस लिस्ट को याद रखिएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रग्स, हाँ, ड्रग्स एक्चुअली दीज आर केमिकल्स जो कि एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फॉर ह्यूमन बॉडी, है ना, ताकि हमें कुछ बेनिफिट मिल सके। दोज आर ड्रग्स। तो ऑल द मेडिसिन्स आर एक्चुअली ड्रग्स, बट ड्रग एडिक्शन इज़ बैड थिंग, जो आगे आपको पढ़ना है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में। उसके किसी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को कुछ लोग एक्सप्लॉइट करने लगते हैं। एक्सप्लॉइट करना यानी कि गलत इस्तेमाल करना, वो कहलाता है एब्यूज़। एब यानी एबनॉर्मल, यूज़ उपयोग, एब्यूज़, ठीक है, ये वर्ड है एब्यूज़। तो ड्रग का जब एब्यूज़ होता है तब ड्रग एडिक्शन होता है। तो ऐसे ड्रग कोई बुरी चीज़ नहीं है। ड्रग, ऑल द मेडिसिन्स आर ड्रग्स। जो भी हम इस्तेमाल करते हैं केमिकल, दोज आर ड्रग्स। सो फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स आपके बुक में दिया होगा, एक है विनब्लास्टीन। विनब्लास्टीन में प्रॉपर्टी क्या है? हाइपोग्लाइसेमिक है। हाइपोग्लाइसेमिक बोलने का मतलब ब्लड शुगर डाउन करने की प्रॉपर्टी है इसमें। कैन रिड्यूस, हाँ, विनब्लास्टीन कैन रिड्यूस ब्लड शुगर। रेजिन
एग्जाम्पल रबर प्लांट, resin is our source of natural rubber. रबर प्लांट से जो रेजिन निकलता है वो हमारे नेचुरल रबर का सोर्स है, जैसे इरेजर की तरह इस्तेमाल करते हैं, है ना। इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके हम लोग गैस्केट बनाते हैं, वाल्व्स बनाते हैं, ठीक है। फिर और भी बहुत सारे जगहों पे रबर को यूज़ किया जाता है, जैसे शॉक एब्जॉर्बर, जो भारी भारी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे जनरेटर है, ठीक है। तो वो जब मतलब फंक्शन करता है, वाइब्रेशन कितना ज़्यादा करता है, तो अगर उसका जो पहिया है, जो स्टैंड है, तो उस स्टैंड के नीचे अगर मोटा रबर लगा दिया जाए तो जितना भी वाइब्रेट करे ज़मीन पे उसका वाइब्रेशन बहुत मिनिमाइज हो जाएगा, तो आपको पता नहीं चलेगा। हम लोग शूज़ पहनते हैं, महंगे शूज़ में रबर सोल रहते हैं, आप जितना भी मर्जी दौड़िए, खड़े रहिए, आपके पैर को उतना स्ट्रेस महसूस नहीं होगा, रबर सोल जिसमें रहता है वो। हम लोग रबर के स्लीपर्स पहनते हैं घर में, है ना, नेचुरल रबर के स्लीपर्स पहनने चाहिए, उससे आपको कभी भी एलर्जिक रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन आजकल लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, प्लास्टिकेटेड वाले पहनते हैं। वो प्लास्टिक जो है गर्म हो जाता है आपके पैर के तलवे के कांटेक्ट में आने के बाद, और आपका पैर धीरे धीरे इतना गर्म होता है, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो सकता है, जिस वजह से पैर में घाव होता है। तो प्लास्टिक वाले पहनने चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं पहनने चाहिए, लेकिन उससे हमें नुकसान भी होता है। पर नेचुरल रबर के अगर हम फुटवेयर्स यूज़ करते हैं तो ये हमारे लिए मतलब हमारे पंजे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने पर भी हमें इससे नुकसान नहीं होता। सो देयर आर वेरियस पर्पसेस फॉर विच दीज रेजिन्स आर यूज्ड। इस तरह से बहुत सारे हैं, है ना। टॉक्सिन्स, प्लांट टॉक्सिन्स लाइक आइब्रेन, ये जो कीमोथेरेपी होता है ये जहर है सेल के लिए, सेल किलर है, लेकिन कीमोथेरेपी में इसे मेडिसिन की तरह इस्तेमाल करते हैं और ट्यूमरस सेल्स को चुन चुन कर एब्रिन का डोज देते हैं ताकि वो मर जाएं। लेकिन क्या होता है, ट्यूमरस सेल के अगल जब उस पर हम स्प्रेड करते हैं इस टॉक्सिन को, साइटोटॉक्सिक केमिकल को, तो अगल बगल के हेल्दी सेल्स भी उससे डैमेज होते हैं। ये सिलेक्टिवली पूरी तरीके से उन्हें किल नहीं कर सकता, अगल बगल के हेल्दी सेल्स को भी किल करता है, राइट। तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, पर ये एक टॉक्सिन है जिसका हम मेडिसिनल यूज़ कर रहे हैं ना, सेल को किल करने के लिए, वो ऐसे सेल्स जो कैंसरस हैं। एब्रिन ए साइटोटॉक्सिक केमिकल, a cytotoxic chemical used in chemotherapy to destroy tumor cells. ट्यूमर स्पेलिंग देख लीजिएगा, TUMOUR, ट्यूमर सेल्स, यानी कैंसरस सेल्स को किल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक और है इसी तरह का राइसिन, RICIN, ये भी सेम है, कीमोथेरेपी में यूज़ होता है। तो कहने का मतलब है ये जो विनब्लास्टिन देखे, एक और है इसी तरह का विनक्रिस्टिन, एब्रिन हो गया, राइसिन हो गया, उसके बाद रेजिन हो गया, ये है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, ये प्लांट के अंदर जमा होते हैं उनके सेल्स में फॉर सम पर्पसेस, यूजुअली प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज। एनिमी इनके कौन है, प्लांट के ग्रेजर्स, चर के खा के चले जाएंगे तो ये बेचारे ख़त्म हो जाएंगे। तो इन केमिकल्स को ये जमा रखते हैं ताकि एनिमल इसे अटैक ना करे, ठीक है।
हो गया यहाँ तक? आगे बढ़े। दो मिनट बढ़ सकते हैं? The useful polymers as secondary metabolites are carbohydrate, polysaccharides, proteins, nucleic acids. These all have molecular weight more than 1000 या डाल्टन भी लिख दीजिए चलेगा।